की वजह ये कि सर क्या हो जाता है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं सर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो जब प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन्स होते किधर हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे होता है किस तरह से, प्रोटॉन से। तो हमने कहा जी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुल करता है। तो हमने एक टर्म निकाली, कौन सी टर्म, या तो न्यूक्लियर पुल, या फिर हमने क्या कहा, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कहा। कल जब मैंने लफ्ज लिखा न्यूक्लियर पुल वाला, तो एक बच्चे ने कहा सर जी आप इसको इलेक्ट्रिकल पुल क्यों नहीं कह देते, तो उसको लगा शायद मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं। गौर से मेरी बात सुनिए, कल किसी ने इस वर्ड में क्या गलती निकालने की कोशिश की, उबैद शायद आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं सर आपने न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, आप इसको इलेक्ट्रिकल पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं कहते। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं लफ्ज घूमते रहते हैं। बाद में जब क्लासें खत्म हो गई होंगी, तो जब ऐसी हल्का सा दिमाग में से बात घूमी, तो मुझे याद आया कि उबैद ने मुझे कहा था कि सर आप न्यूक्लियर पुल क्यों कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पुल क्यों नहीं कह रहे। तो जब मैंने बाद में सोचा तो मुझे याद आया कि वो मुझे शायद करेक्ट कर रहे थे। क्या करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यही कि सर न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा रहे हैं क्या आप। तो मैं अब उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि नहीं जनाब, मैं तो न्यूक्लियर फोर्स का जिक्र भी नहीं करना चाहता। न्यूक्लियर फोर्स तो केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स तो हम कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो सारा काम फिजिक्स का काम है। यहां पे अगर मैंने न्यूक्लियर पुल कहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, न्यूक्लियर पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको न्यूक्लियर फोर्स समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको क्या करिए, बल्कि काम करते हैं, वो फ्रेज तो ऐसी डेवलप हुई ना, न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो फीलिंग ऐसी आती है जैसे न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है। न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं हो रही। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। किसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, एनीवन? इस दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो उस न्यूक्लियर पुल से उन्होंने ये समझा कि शायद मैं चौथी टाइप ऑफ फोर्स का जिक्र कर रहा हूं। नहीं जनाब, मैं चौथी टाइप ऑफ फोर्स का जिक्र नहीं कर रहा। टाइप ऑफ फोर्स पूछेंगे तो इलेक्ट्रिकल ही है, मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स का जिक्र ही कर रहा हूं। वो प्लस और माइनस में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। बस वर्ड ऐसा इस्तेमाल हो गया है कि शायद आपको फीलिंग क्या आ रही है कि मैं फोर्स डिफरेंट की बात, मैं डिफरेंट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको करेक्ट करना है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। कैसे करेक्ट करूं इसको, न्यूक्लियर पुल की बजाय क्या बोल दूं, पुल ऑफ द, नहीं इलेक्ट्रिकल पुल अभी भी नहीं बोलूंगा। मैं कहना क्या चाहता हूं मैं ये बता देता हूं। मैं कहना चाहता हूं पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग, मैं ये कहना चाहता हूं। तो काम करिए, न्यूक्लियर पुल को अंडरलाइन करिए और उसके ऊपर क्या लिखिए, पुल ऑफ द न्यूक्लियस, पुल ऑफ द न्यूक्लियस। पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन क्या, ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, इसके लिए ना मेरे पास अब कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है। मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को मजीद चेंज करने की कोशिश करता हूं। पहले कल मैंने बोला कि न्यूक्लियर पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, तो बच्चे को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, शायद मैं न्यूक्लियर फोर्स का जिक्र कर रहा हूं। तो मैंने ठीक कर लिया, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए एक टर्म इजाद करने की कोशिश करते हैं, किधर, पेज के हेडर पर। इस पेज के हेडर पे जगह तो यहां लिख दीजिएगा, अगले पेज के हेडर पे जगह तो वहां लिख दीजिएगा। किसी भी पेज के हेडर पे जाइए, मैं वहां एक नई टर्म इजाद करने लगा हूं, और नई टर्म का नाम क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, तू कल से शील्डिंग इफेक्ट में फंसा हुआ है, मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगा वहां पे। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं उसको जरा ध्यान दीजिए। शील्डिंग इफेक्ट मेरी बहुत आगे की टर्म है भाई, मैंने अभी उसका लेना देना ही स्टार्ट किया। ठीक है, आपने कल मुझसे 2 दफा पूछा है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, तो मैंने कल भी इग्नोर किया है, मैं आज भी इग्नोर करूंगा। अभी मैं उस लफ्ज तक नहीं पहुंचा हूं।
मैं उससे पिछले किसी वर्ड पर हूं, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सुने जरा, मैं एक टर्म निकालना चाहता हूं। कल की टर्म थी न्यूक्लियर पुल, मैंने कह दिया पुल ऑफ द न्यूक्लियस या फोर्स ऑफ द, ज्यादा बेहतर क्या था, फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द, बल्कि इससे भी ज्यादा बेहतर क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे भी ज्यादा टर्म क्या बेहतर है, न्यूक्लियर पुल की जगह क्या बोला, पुल ऑफ द न्यूक्लियस, पुल ऑफ द न्यूक्लियस की क्या बोला, फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस की क्या बोला, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द क्या, किसी को मसला इस बात से भाई, एनीवन? अच्छा, अब मैं कहता हूं नहीं यार, मैं चारों नहीं लिखूंगा, ना मैं न्यूक्लियर पुल लिखूंगा पेपर में, ना मैं पुल ऑफ द न्यूक्लियस लिखूंगा, ना मैं फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस लिखूंगा, ना मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। हाँ, लिखने को अगर वो बहुत ही ज्यादा एहतियात करना चाहता है तो लिख दे भाई क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज इंक्रीज, विल इंक्रीज, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो फोर्स ज्यादा रहेगी। लेकिन मैं जो नई टर्म निकाल रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मार्क्स स्कीम में एक्सेप्टेबल टर्म है, वो टर्म क्या है, टर्म है एक न्यूक्लियर चार्ज। इसको समझते हैं, क्या मतलब है न्यूक्लियर चार्ज का, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो पहले तो इसका मतलब बताएंगे, व्हाट इज इट, इसका मतलब है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब एक बात है, ये जो चार्ज है न्यूक्लियस पर कौन सा है और क्यों है, ये बताना है आपने। चार्ज न्यूक्लियर पर कौन सा है, पॉजिटिव है। अच्छा, क्यों है, क्यों जी, ड्यू टू प्रोटॉन्स इन इट। तो आई थिंक मुझे पूरा जुमला ही लिखना चाहिए। क्या मतलब है न्यूक्लियर चार्ज का, इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस क्या, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट, या ड्यू टू प्रोटॉन्स इन इट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। अब जरा सुनिए मेरी बात गौर से, इस चार्ज का मकसद क्या है, इस चार्ज का मकसद क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है इसका बेसिकली एटम के अंदर पर्पस क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर मौजूद रहेंगे। और ये जो, बल्कि मुझे लगता है मैंने ये बात कहीं डिस्कस की हुई है, कहां पे, कहीं ना कहीं मैंने कहा था, द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज क्या, बिहेव्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे उस पेज पे लेके जाएं प्लीज, वहां मैं देखना चाहता हूं मैंने क्या डिस्कशन की हुई है, मैं उसको रिलेट करूंगा यहां पे। प्लीज उस पेज पे जाएं जहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिलेट किया गया है और उसके बारे में कुछ लिखा गया है। कहां पे, सब शेल्स वाले पेज पे। क्या लिखा हमने पेज के हेडर पर, वहां हम कहीं पेज के हेडर पर लिखते हैं, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स between the electrons which are negative and the nucleus which is positive that behaves as क्या, that behaves as centripetal force। चलो हमने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसका तो जिक्र किया है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसका भी जिक्र किया है। और वो फोर्स लीनियर नहीं है बल्कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल है। बस ये लफ्ज छोड़ बोलकर हमने कह दिया यार ये A2 की बात है, गोली मारो। शायद ये जिक्र कब किया गया होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चले जाते, इस तरह का कोई सवाल मेरे ख्याल से शायद दूसरा ने पूछा होगा, तो मैंने उसके जवाब में ये कहीं ना कहीं कहानी डेवलप की होगी। बहरहाल मुझे लगता है मैंने इससे पीछे भी कुछ बात की होगी। और शुरू में जाएंगे, बिल्कुल शुरू में कहीं जाएं, एटम का जब मैं पढ़ा रहा था न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसोटोप्स हैं, वहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा है, न्यूक्लियॉन नंबर और
हाँ, बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स, वहां क्या लिखा है जी? पढ़ें, एक जुमला पढ़ें जो आप पढ़ रही हैं। So the charge on the nucleus is positive. इसी के साथ अगर मैं ये लिख देता that charge is termed as nuclear charge, लिखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? हाँ लिखा हुआ है यार, ये तो हमने ये लिखा हुआ है हमने कि the charge on the nucleus is known as क्या? Nuclear charge लिखा हुआ है भाईजान, लिखा हुआ है which depends upon the क्या? Number of protons in the nucleus, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये कोई न्यू टर्म नहीं है, मैंने पहले से कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई है। अब मैं इसका थोड़ा नया टर्म, नया वर्जन निकाल देता हूं फिर जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज प्रोटॉन्स वहां से मूव शूव नहीं करते, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है? ऑफ कोर्स स्प्रेड होता है, रिवॉल्व करता रहता है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो मैं अगली बार डेवलप करना चाहता हूँ सुन लेता। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज की टर्म आपके लिए कोई नई टर्म, इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू द क्या? प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। ओके डन। एक टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर, नहीं इफेक्टिव नहीं, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। क्या? इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज? द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इज टू पुल व्हाट? इट इज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो एक काम करें, अगला एक इसके नीचे टर्म लिखें, बल्कि टर्म ना लिखें, एक लाइन लिखें, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज is to what? Is to pull what? Is to pull the electrons. Is to pull the electrons towards it. Effect of the nuclear charge is to pull the electrons towards it. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं फिर। न्यूक्लियर चार्ज का क्या सीन है सर जी? पॉजिटिव सीन है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है? नेगेटिव सीन है। इनके दरमियान में जो लफ्ज पुल है, ये पुल कौन सी है? फोर्स है। कौन सी वाली फोर्स है? हाँ जी, पुल का मतलब ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन से वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जी जनाब साहब, सर जी ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो तीन जुमले जो हैं उठाकर पेज के हेडर पर लिख दीजिए कि न्यूक्लियर चार्ज एक टर्म आ गई, फिर इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज क्या आ गया? टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, और उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कह सकते, बिकॉज प्रोटॉन्स तो चलो स्टैटिक हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहूंगा, इलेक्ट्रिकली कहूंगा। ठीक है। और हाँ, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बिहेव कैसे करती है वो मैं आपको कहीं ना कहीं जुमला लिखवा चुका हूं कि इट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका बिहेवियर कैसा है सर जी? इसका बिहेवियर है एक्टिंग एज व्हाट? एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल। अब इस सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, या सर्कल में मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, वो आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये पेज के हेडर पे जहां फिट करना है फिट कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि हम पढ़ना क्या चाह रहे थे। हम बेसिकली ये पढ़ना चाह रहे थे कैटायनिक रेडियस जो है वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज क्या सर? इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या जनाब? एटॉमिक रेडियस। और उसकी वजूहात हमने क्या कही थी? दो वजूहात मैंने लिखी हुई हैं। एक वजह आपने क्या लिखी? न्यूक्लियर पुल ऑन द क्या? न्यूक्लियर पुल ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके लिए भी हमने क्या क्या दिया कि या तो लिखें पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, या लिखते क्या? फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, या क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, या क्या लिखें? इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज
ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। अब वो क्या इफेक्ट है, वो इफेक्ट वो उसको पता है एग्जामिनर को कि क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। तो आई थिंक जो आप अपनी कल के लेक्चर में जो नोट्स लिख रहे थे, जिनमें से आपने किस लाइन को अंडरलाइन किया, एक लफ्ज था कौन सा, न्यूक्लियर पुल ऑन द व्हाट, ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इसको अंडरलाइन करके लिखें। इसकी जगह ऑल्टरनेट फ्रेज क्या हो सकती है, प्लीज इसकी जगह दूसरी फ्रेज लिखें जी। वो फ्रेज क्या होगी, क्या हमने डेवलप की अभी, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द क्या, बताएं जरा, मैंने क्या बोला था न्यूक्लियर पुल के साथ, फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द, बल्कि उसमें भी मजीद इजाफा कर दें, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या, ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, वो क्या होता है जनाब साहब, वो इंक्रीज कर जाता है। आई थिंक इसके लिए अगर आप दूसरी फ्रेज लिखें तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, या ऑफ द न्यूक्लियस, बिटवीन ना लिखें, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द व्हाट, ऑन द वही रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या ये जुमला लिख दें। या फिर आप जो तीसरा जुमला मैंने लाया है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द क्या, ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ये मैं लफ्ज क्यों लिखूंगा इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज इट, इट इज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। ठीक है, इफ द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, तो अगर मैं कहूं जी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो उसको जब ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। खैर बहरहाल आई थिंक जो मैं अगली फ्रेज डेवलप करना चाहता हूं, एक ही जुमला है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो, क्या बोल रहा था, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन व्हाट, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब इन तीनों में से आपको अंग्रेजी के हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से कौन सा जुमला ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी जुमले पे नंबर काटेगा। अगर मैं नोट्स में लिखवाए हुए तो या तो मार्क्स कटते होते तो मैं पूरी लाइन काट देता, पहले मैं काट नहीं रहा, मैं कह रहा हूं पहली लाइन भी ठीक है, दूसरी उससे ज्यादा ठीक है, तीसरी ऐसी है कि वो फिर मार्क्स स्कीम का एक फ्रेज होता है इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, तो आप वो लिख दीजिए, फिर वो भी ठीक है। तीनों अलग अलग बातें नहीं है, तीनों एक ही बात है, बस बोलने का अंदाज क्या है मुख्तलिफ है। पहले हमने बोला न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमने बोला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमने बोल दिया भाई इफेक्टिव। वैसे मैं ये बोलना क्यों नहीं चाह रहा ना, ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट निकली है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट से मैं क्यों इतना सहमत नहीं हो रहा, हालांकि सबसे बेहतरीन यही स्टेटमेंट निकली है, दिस इज प्योर फिजिक्स। क्या ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स को थोड़ा होल्ड करेंगे हम, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स बोलेंगे, केमिस्ट्री का अपना एक स्टाइल है, केमिस्ट्री कहता है इतना ज्यादा अलीफ अलीफ करके वो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, वो कहता है मेरे लिए अपनी कोई टर्मिनोलॉजी बना लो। तो उसके लिए मैंने क्या टर्मिनोलॉजी बना ली, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या है इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, वो खींचना ही है ना, वो खींचना ही उसका इफेक्ट होता है। तो जब वो इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज ने क्या होना है, साइज ने सर जी छोटा ही होना है। ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट इज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। ये जो हमने बेसिक फैक्ट डेवलप किया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, इट इज टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। ये बिल्ट इन फिनोमेना है, एग्जामिनर को इस फ्रेज का ये मतलब पहले से पता है कि जब आप टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो एग्जामिनर को खुद फीलिंग आती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स की बात करना चाह रहे हैं। जब आप कहेंगे कि अफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गई है। अब इसका अगला मतलब क्या है, सर साइज ऑफ द सर्कल थोड़ा छोटा हो गया। अब साइज ऑफ द सर्कल थोड़ा छोटा हो गया है, पुल ज्यादा हुई तो सर्कल छोटा हो गया है। मैं बीच में से एक फिजिक्स खा गया हूं, कौन सी फिजिक्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स वाली फिजिक्स खा रहा हूं मैं बीच में से भी। कैसे कि सर आपने तो फोर्स बढ़ाई है, अब फोर्स बढ़ाने से सर्कल का रेडियस छोटा हो गया है। हाँ जी हो गया। अब ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है, मैं तो अभी आपको सेंट्रीपिटल की जो इक्वेशन है वो तो नहीं समझा रहा, ठीक है। और अगर आपका दिल करता है नहीं सर जी हम तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सीखे बगैर तो काम ही नहीं करेंगे, तो शायद आप A2 में जाके क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इज टू mv स्क्वायर ओवर r, क्या mv स्क्वायर ओवर r। अब अगर आप कहते हैं जी फोर्स ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा फिजिक्स का अगर किसी का दिल करता है तो उसकी इतला के लिए अर्ज ये है कि अगर फोर्स ज्यादा हो गई और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मैंने ना छेड़ा और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मैंने ना छेड़ा तो क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, सर जी रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का कोई ताल्लुक है आपस में, वो क्या ताल्लुक है, हाँ हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, फिजिक्स में तो पढ़ाया जाता है। फिजिक्स की पूरी इक्वेशन है F इज टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है, जिसमें m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इन दिस केस f इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ अब क्या सर फार्मूला ड्राइव करें, तो मैं कहूंगा सॉरी भाई मैं A2 के पहले चैप्टर में फार्मूला ड्राइव कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि उधर पहले चैप्टर का नाम क्या है, A2 के फिजिक्स में पहले चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। मैं अभी जस्ट वैसे लिख रहा हूं, ना मैं प्रूफ करने में इंटरेस्टेड हूं, वैसे ना मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम लेने में इंटरेस्टेड था, ना मैं इसका फॉर्मूला लिखवाने में इंटरेस्टेड था, लेकिन वो फोर्स के ज्यादा होने से या तो एक कॉमन सेंस है, सर जी फोर्स ज्यादा हो गई है तो हमने उसको अंदर की तरफ कर दी है। आप कहेंगे सर कॉमन सेंस तो है लेकिन इतनी भी कॉमन नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं होती ये वाली, ठीक है। तो मैंने कहा जी फिर उसकी प्रॉपर साइंटिफिक एक सेंस है, वो साइंटिफिक सेंस मैंने लिख दी है। अब फार्मूले तो आप सब कहेंगे सर सही है, इनवर्स डायरेक्ट का तो मतलब सबको पता है, एक के ज्यादा होना दूसरे का कम होना ये तो सबको नजर आ रहा है। किसी के पास कोई सवाल है, ठीक है जी बता। ऑन द आई थिंक आई शुड से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह गए उन सबको उसने खींचना है, उन सबको खींचकर पहले वाला शेल भी छोटा अगला वाला भी छोटा, उससे तो सारों को थोड़ा थोड़ा छोटा करके उसने ओवरऑल एटम को ही क्या कर देना है, उसने ओवरऑल एटम ही छोटा कर देना है। तो ओवरऑल एटम छोटे का मतलब क्या है, ये एटॉमिक साइज छोटा, एटॉमिक रेडियस छोटा, आयन का साइज, कैटाइन है इस वक्त तो कैटाइन का साइज छोटा जी। जी सॉरी जी भाई, और कोई सवाल जनाब, एनीवन? चलें जी, क्या बात हो रही है, आपका जो कैटाइन का जो रेडियस है वो आपके एटम के रेडियस से छोटा है। कल हमने वैल्यू देखी थी कि कैल्शियम का जो एटम था इट वाज 197 पिकोमीटर, और कैल्शियम का जो कैल्शियम का एटम जो था वो था 197, कैल्शियम का जो आयन था वो कितना था 99। कौन सा वाला आयन, 2 पॉजिटिव वाला आयन, तो 2 पॉजिटिव वाला जो आयन था उसका साइज आया 99 पिकोमीटर। इतना कम क्यों हुआ था, वो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने की वजह से नहीं हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ गए थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स के उड़ने का मतलब है सर बीच का नहीं, वो आखिरी वाला पूरे का पूरा शेल ही उड़ गया है। तो रह कितने गए हैं, रह गए 3, तो 3 शेल्स का तो ऑटोमेटिकली साइज छोटा है। तो हमें 2 के 2 फैक्टर्स बताने हैं, क्या बताने हैं जी हमें। लेकिन अच्छा एक बात सुनिए, अगर सवाल वाला ही थोड़ा सियाना हो, वो कहे जी कंपेयर द साइज ऑफ कैल्शियम एटम विद कैल्शियम 1 पॉजिटिव आयन, 1 नंबर का सवाल होगा, सिर्फ क्या लिखेंगे, ये वाली बात लिखेंगे, वैलेंस शेल उड़ा है ये बात नहीं लिखेंगे। हाँ अगर वो कहे कंपेयर द साइज ऑफ कैल्शियम एटम विद कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, फिर 2 बातें लिखेंगे, कौन सी, ये वाली भी और वो वैलेंस शेल के उड़ने, ये तो होनी है। प्रोटॉन्स जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा सर, उनकी जो पुल है, मतलब उनका जो न्यूक्लियर पुल है, ये पुल ऑफ द जो न्यूक्लियस है, या इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस जो है, या इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज जो है ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसने ज्यादा होना ही होना है। अब उसके ज्यादा होने से साइज ने छोटा होना ही होना है। मीनवाइल अगर एक और काम क्या हो जाए, क्या काम हो जाए सर जी, एक शेल भी उड़ जाए तो साइज ने तो फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाना है जी। कौन सा, नहीं पढ़ाऊंगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स जवाब है इसका, मैं भी नहीं देना चाहता, ठीक है। बस आप इतना देखिए, जनरल पढ़ेंगे हम, ठीक है। इस बात को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, A2 वाली फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां वो शेल्स के बीच का गैप प्रॉपर क्वांटिटेटिवली समझा देगा, अभी मैं नहीं समझाना चाहता जी। मैं भी हाँ क्वालिटेटिवली बता देना चाहता हूँ
वो क्वालिटेटिवली क्या एनालिसिस है। आपने एनर्जी का गैप देखा था, वो कैसा था? वो एनर्जी का गैप इक्वल तो नहीं था, तो इसका मतलब है कि रेडियस का गैप भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कहा है कि एनर्जी का गैप आगे जाते जाते कम होता जा रहा है, तो शायद रेडियस का गैप आगे जाते जाते कम नहीं होता जाएगा, वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, मतलब जब ड्राइंग बनाएंगे, अब खैर इसका सॉरी नहीं जाना, ये अजीब सी कॉम्प्लेक्स आंसर है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपके सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप नाराज नहीं हो। ठीक है, कोई और सवाल पूछे जी, मतलब मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं बहुत आगे पीछे निकल जाऊंगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। खैर, जो बात करना चाह रहा था वो क्या थी, देखें असल में ना मुसीबत पता क्या है, मुसीबत ये है कि ये हमारा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, अक्सर हमारी अंग्रेजी का इम्तिहान लेता है। क्या करता है भाई, ये अंग्रेजी, ये साइंस कम हो जाती है और अंग्रेजी ज्यादा हो जाती है इसके अंदर, कि लिख क्या रहा है बच्चा। तो सिर्फ ये चाहता है कि जो आप सोच रहे हो, अपनी सोच को किन लफ्जों में आप सोचते हो या अपनी सोच को किन लफ्जों में आप बयान करते हो, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी आर्ट क्या है? जुबान सीखना। कौन सी? अपनी नहीं सिखा रहा, वहां बोलता अपनी जुबान ज्यादा हूं, लेकिन सिखानी कौन सी जुबान है? अंग्रेजों की जुबान सिखानी है। उसकी वजह क्या है कि अंग्रेजों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की है, तो उनकी जुबान के अंदर ही है सारी साइंस। हमारी जुबान के अंदर जुबान ही है बस। ठीक है, तरक्की नहीं है तो साइंस भी नहीं है। ठीक है, खैर बहरहाल आज मुझे बुशरा ने कोई आइडिया डिस्कस किया है, मैं चाहता हूं वो आइडिया पूरी क्लास का डिस्कस किया जाए। जी बुशरा, अभी नहीं, चलो अल्लाह खैर करेगा, पहले किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे फिर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसमें से एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है, वो उनका सर जी हमारे मुल्क में मतलब बच्चों में साइंस प्रायोरिटी नहीं है। मतलब जो भी कोई उनका एक साइंस का प्रोजेक्ट है या कोई साइंस का उन्होंने कुछ काम करना है, ठीक है, तो उस डिस्कशन के दौरान उन्होंने एक जुमला मुझे बोला कि सर जी वो पता नहीं कौन कौन से मुल्कों का नाम ले रही थी तुम, पता नहीं इंडिया में ये हो रहा है तो वो हो रहा है, कम्बोडिया में ये हो रहा है तो वो हो रहा है, पता नहीं और क्या क्या था, अफ्रीका में ये हो रहा है तो वो हो रहा है, कहीं कुछ सुनाई जा रही थी कहानियां मुझे कि वहां बच्चे ये करते हैं तो वहां बच्चे वो करते हैं। करते करते पाकिस्तानी बच्चों का ख्याल आया, उनकी बारी, उनका सर जी हम यहाँ कुछ नहीं करते। ठीक है जी, तो वो कुछ करना चाहती हैं। वो क्या करना चाहती हैं? वो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस एज ग्रुप का कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इनको जमा करना है ना, तो इनको मोटिवेट करना जरा जरूरी है। ठीक है, तो मैं और वो मिलकर ये 17, 18 या 16 साल के बच्चों की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं कि वो बच्चे क्या हों, वेलियां मारने की बजाय, फिल्मी ड्रामे देखने की बजाय क्या करें, कहीं ना कहीं कुछ साइंस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। ठीक है, कोई इतनी बड़ी इजाद हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वो बच्चों के अंदर कोई ना कोई जीन्स तो, कोई जरासीम तो आएगा ना उनके अंदर, ये साइंस वाला, जो हमारे दौर में या हमारे इस मुल्क के बच्चों में नहीं है। बाहर की दुनिया के सारे मुल्कों में वो हमारे पड़ोसी हैं, वो साइंसदान बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कौन सी तकलीफ है, साइंस से भागते हैं हम। बड़ी मुश्किल से केमिस्ट्री के अंदर कोई पूरे पिंडी में 100-150 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे किधर बिजनेस, पता नहीं कुछ और ही पढ़ते हैं वो। ठीक है, और जो ये वाले पढ़ते हैं, जो ये भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ते हैं, उनमें से भी आधे नहीं पढ़ते, वो बस है अम्मा पापा के प्रेशर में कहीं ना कहीं चलो जी प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं। साइंसदान बनने के लिए ना अनफॉर्चुनेटली कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। अगर पढ़ता होता तो हमारा मुल्क बहुत ज्यादा साइंसदान पैदा करता होता। हमारे मुल्क ने पिछले बहुत सारे सालों में बहुत कम साइंसदान पैदा किए हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हम लोग साइंस पढ़ना ही नहीं चाहते, हम साइंसदान बनना ही नहीं चाहते, हम रिसर्च करके कोई इनोवेशन करना ही नहीं चाहते, हमारा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है। ठीक है, उसकी क्या क्या वजूहत है, क्या क्या नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बड़ी खुश आइंद बात है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स में से किसी को ये दिल किया है कि सर कुछ ऐसा काम होना चाहिए। ठीक है, अब वो अभी साल में कुछ अचीव करता है कि 100 सालों में कुछ अचीव करता है, ये उसकी हिम्मत है और अल्लाह की तरफ की देन होती है इंसान के लिए। ठीक है, लेकिन एट दिस एज अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि जी कुछ साइंटिफिक इनोवेशन होनी चाहिए, कोई हमारा काम होना चाहिए, हमारी कोई इनपुट होनी चाहिए इस फील्ड के अंदर, तो ये बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव बात है। ठीक है, मैंने उसकी बात सुनते साथ ही उसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग हुई वो तो मैं करूंगा। ठीक है जी, मतलब बल्कि मैं उसको हेड भी शायद करूंगा कि अगर उसमें मेरी इनपुट, मेरे पास हालांकि वक्त है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उस बच्चे को मेरी किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं भी दूंगा। और मैं अपने बाकी जितने ओ लेवल में भी आइडिया फ्लोट करूंगा, AS में भी करूंगा, A2 में भी करूंगा,
कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये आइडिया फ्लोट करूंगा, ठीक है, और उसमें से जिस किसी ने इस काम में अपना अपना हिस्सा डालना है, ठीक है, तो जरूर डालें जनाब। हमारे यहाँ आजकल एक काम बड़ा अच्छा हो रहा है। कौन सा जी? मुझे कहती सर जिधर भी पढ़ती हूँ, जहां भी जाती हूँ, वहाँ सोशल वर्क की ऑर्गेनाइजेशंस तो बनी हुई हैं, वहाँ सारे ज़कात जमा करने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान ज़कात और खैरात के पैसे इकट्ठा करने के लिए तैयार है जी। वो पता नहीं हमारे सारे भीख मांगते हैं ना, हमारे तो अपने लीडर भी और पराए लीडर भी, ठीक है। हमारा वाला भी मशहूर है वैसे बहुत ज्यादा, भाई मांगी है, मैं फख्र के साथ कहता हूँ। भाई ने क्रिकेट के दौरान ही वर्ल्ड कप खेलते हुए भी भीख मांगी उसने। मैंने कहा भाईजान मुझे वर्ल्ड कप जिता दो, मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जितने उस वक्त के प्लेयर्स थे तो कहते थे भाई एक ही सुबह दोपहर शाम मैच से पहले आगे क्या कहता था, कहता ये मैच हम नहीं हार सकते, ये मैच हार के तो अस्पताल नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसने उस मकसद के लिए लोगों से पैसे मांगना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसको लगा मेरे पास तो इतने, हालांकि थे भाई साहब अच्छे खासे बड़ी खान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, लेकिन उतने पैसे नहीं थे जो अस्पताल बना सकते। तो मैंने कहा जी पैसे लोगों से इकट्ठे करके बना लूंगा मैं, ठीक है। कोई दूसरा वाला भी है, वो कहता है मैं तो मांगने नहीं आया मैं तो बस बताने आया हूँ कि पैसे नहीं है, ठीक है, मांगने तो मैं नहीं आया, ठीक है। वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी, तो वो भी मजबूरी है, सही करता है, मजबूरी है भाई की। तो सिर्फ वो नहीं मांगता, हमारी पूरी की पूरी कौम मांगती है, ठीक है। हम सब के सब अगर हम कोई वेलफेयर भी करना चाहें, कोई सोशल वर्क भी करना चाहें, तो हमारे यहाँ बहुत सारे इवन मतलब मेरा खुद का भी कभी कभार दिल करता है, मैंने कुछ ऐसा काम भी किया, सोशल काम भी किया, कुछ अपने पैसे लगाने की कोशिश की है, लेकिन बात वही है इतने ज्यादा बंदे के पास खुद के नहीं होते, फिर अपना काम छोड़ देना पड़ता है, तो लोगों से इकट्ठे करने पड़ते हैं पैसे। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क में बेतहाशा है, बेपनाह ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनके फंड्स उनकी काम से भी बहुत ज्यादा है उनके पास, ठीक है। वो कभी भी मुल्क में कभी भी किसी किस्म का मसला है तो वहां जाके उसको अच्छा खासा निजाम उसका बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इतने ज्यादा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत काम करती हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में कभी कोई मसला आ जाए तो वहां जाके काम करती हैं। अभी फलस्तीन में मसला आया हुआ है, पाकिस्तान की 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशंस वहां गाजा के बॉर्डर पे खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि हमें इजाजत दी जाए, हम अंदर जाके काम करना चाहते हैं, बिकॉज उनके पास वो ज़कात खैरात और नेकी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। बस हमारे पास सिर्फ नेकी वाला कॉन्सेप्ट रह गया, और वो भी नेकी कौन सी, पैसों वाली नेकी रह गई। वो हलाल कमाएं, हराम कमाएं, वो कहाँ से कमा कर दें ये नहीं पता हमें, ठीक है। जो असल नेकी है, जो जिस नेकी की इस वक्त जरूरत है, वो है साइंस में तरक्की वाली नेकी। अगर आप साइंस में तरक्की करके कोई क्या कर लें, मुझे मैं कह रहा था ना वो फलस्तीन और इसराइल वाली मिसाल दे रहा था, मैंने कल शायद एक जुमला बोला भी होगा कि जब तक हम इल्म और इखलाक के आला दर्जे पर नहीं पहुंचते हम किसी से भी जंग नहीं जीत सकते, ठीक है। हमें इल्म और इखलाक के आला दर्जे पर पहुंचना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इक्वेशन बैलेंस होगी, मुकाबला होगा। अभी तो मुकाबले की इक्वेशन ही नहीं है। उनका इल्म और उनका जो एक जो इज्तमाई कलेक्टिव कैरेक्टर है एज नेशंस, वो किसी और तरह का है, ठीक है। वो किस तरह से अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम बैलेंस रखते हैं वो उन्हीं को पता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम भी इम्बैलेंस है, हमारा रिलीजियस सिस्टम भी इम्बैलेंस्ड है, फिरके ही फिरके हैं, इधर भी पता नहीं, खैर जो भी है बहुत कुछ मसले खराब हैं, लेकिन वो सारे छोटे मसले हैं, वो एडजस्ट हो सकते हैं। वैसे वो भी बड़े हैं, छोटे वो भी नहीं है, वो भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं। लेकिन जिस मसले का मैं स्टूडेंट हूँ या जिस मसले का मैं टीचर हूँ, मैं तो उसकी बात करूंगा। मैं इल्म और इखलाक का या स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ, ठीक है। मैं यही आपको बयान करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इस साइंटिफिक दौर के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन के अंदर किसी कोई मुकाम इख्तियार करेंगे तो इज्जत होगी, तो मुकाबला होगा, तो लड़ाई होगी, तो जीतेंगे, तो बाकी बातें होंगी। अदरवाइज अगर हम कहें जी हमने लड़ाई करनी है और हथियार भी उन्हीं के हैं, हमने लड़ाई करनी है और हथियार भी किसके हैं, उन्हीं के हैं, तो कब तक होगी। हमास ने जो फलस्तीन पर हमला किया है, ठीक है, वो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक किसके हथियार हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हैं। कहां से टाई चले उनके, अमेरिका ने यूक्रेन की तरफ भेजा कुछ अपना असलहा, रास्ते में से स्मगल हुआ है, थोड़ा स्मगल होकर ब्लैक मार्केट में बिका है। ब्लैक मार्केट में टेररिस्ट ग्रुप्स ने या जो भी ग्रुप्स हैं, जो अच्छे वाले भी हैं और बुरे वाले भी हैं, उनमें से किसी ने खरीदा है, वो खरीद कर वो इसराइल पे मारा है। नहीं तो हमास के पास कौन सी फैक्ट्री लगी है बम बारूद बनाने की, कोई फैक्ट्री नहीं है उनके पास, उनके पास तो फैक्ट्री नाम की चीज ही नहीं है, तो वो कहां से इतना वेपन बनाएंगे, ठीक है। तो अब वेपन भी उन्हीं का है, या उधार मांग के लड़ेंगे या उनका चोरी करके लड़ेंगे, तो वो तो कैसे लड़ेंगे आप उनसे। आपके पास तो लड़ने का औजार ही नहीं है, आपके पास तो लड़ने के औजार का जो केमिकल है वो केमिकल ही नहीं है, उस केमिकल को बनाना कैसे उसका फार्मूला ही नहीं है, ठीक है, उसकी रिसर्च ही नहीं है आपके पास, तो कैसे होगा उनका मुकाबला, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
तो ऐसी सूरत में हमें किस चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए? ऐसी सूरत में हमें अमन की ख्वाहिश करनी चाहिए। मुसलमानों का इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा क्या होना चाहिए? नहीं चाहिए जान, हारे हुए तो हैं 200 सालों से, 200 साल से हार रहे हैं, हमें अमन चाहिए। क्योंकि जब तक अमन नहीं आएगा ना, तब तक हम अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी इल्म और रिसर्च के अंदर जाके अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, सियासत इधर हो गई उधर हो गई, हुकूमतें ये आ गई, हुकूमतें वो चली गई, खान साहब अंदर हो गए, नवाज शरीफ साहब बाहर हो गए, वो 21 को आ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी चक्कर में हम रहेंगे। ठीक है, या इकोनॉमिकली पेट्रोल ऊपर चला गया तो पेट्रोल नीचे चला गया, गरीबी आ गई, अमीरी आ गई, इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ हमें वो कोई जाने नहीं देगा, हम खुद नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो अगर एक बच्चा जाना चाहता है, पता नहीं आप कितने लोग इसका साथ देंगे कितने नहीं देंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बस ऐसे जनरली पूछ लेता हूँ, एक पोल ले लेते हैं जी, कौन कौन इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है? हाँ जी, लड़कियों में आए काफी सारी हैं, लड़के वेले। हाँ जी, बाजी 2-3 ही। मैं आधे घंटे से कौन सी बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे, कहता है सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? और नलायक आदमी सोया हुआ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अचार बनाने हमने एक, ठीक है, आम लेंगे मुल्तान से, गाजरें मंगाएंगे सवाबी से और मिक्स करके अचार बनाएंगे। आप बनाना चाहते हैं? बेचेंगे 100 रुपए का। हाँ जी, हाँ या ना? जी बात नहीं है यार, मैं यहाँ साइंस तरक्की की बातें कर रहा हूँ, कहते सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? यार बहरहाल ये है हमारे पाकिस्तानियों का हाल। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। चलो जी पुत्र जी, गुजारा करना है तुमने पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है, हाँ दिल पे नहीं लेना, हम करेंगे, काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़े भी होंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहरहाल हम अभी मैं और वो किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो फिर हम उसका एक ग्रुप बनाकर आप लोगों को भी उसके अंदर इन्वाइट करेंगे। पढ़ा क्या रहा था हैं? ये बात कहाँ से निकली? कौन से फार्मूले से? तो इस फार्मूले का इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक था? है साइंस का ताल्लुक था, डिरेल हो गया था। चलो खैर, बहरहाल जो भी हुआ जो नहीं हुआ, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। भाईजान आपका शुक्रिया, आपने मुझे 4 याद दिला दिया। ठीक है, और मैं अभी वापस पढ़ाई पर आ जाता हूँ। ठीक है भाई साहब, क्या बात हो रही है? कोई एटॉमिक रेडियस की बात हो रही थी, कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, और हाँ जुबान की बात हो रही थी। बात क्या हुई थी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है? सोचते हैं हम उर्दू में हैं, लिखना हमने अंग्रेजी में है। मैं पूरा साल ये सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये बहुत बड़ा हर्डल है हमारी साइंटिफिक पढ़ाई के अंदर या हमारी साइंटिफिक अप्रोच के अंदर, कि हमारा सोचना समझना और ज़्यादातर बोलना क्या है, वो उर्दू में है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम और हमारी जो साइंस है वो किस में है? वो अंग्रेजी में है। ठीक है, उसके लिए हमें ओए लेवल में फंसते कितने हम, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट हमारा, लेकिन हमें लिखना सही तरह से, वो जिसको कहते हैं मार्क स्कीम क्या है, प्रॉपर क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशंस वाले वर्ड्स क्या हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा सीखना है। असल में सीखना जरूरी है। किसी भी काम को करेंगे तो उस काम की आपको टर्म्स तो आनी चाहिए ना। जब तक आप उसकी टर्मिनोलॉजी या वोकैबुलरी नहीं सीखेंगे, आपको फिर उसकी बातें करना, उसको बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि वर्ड्स कैसे बनाने हैं, हमने इसका आर्ट डेवलप करना जरूरी है जी। बहरहाल मुझे कभी कभार लगता है मैं जुबान का टीचर हूँ, साइंटिफिक जुबान का टीचर हूँ। ठीक है, अपने आप के बारे में साइंस का टीचर हूँ, कभी कभार कम फीलिंग आती है। साइंस की जुबान का टीचर हूँ, आजकल काफी ये फीलिंग आ रही है कि मैं शायद साइंटिफिक जुबान का टीचर हूँ। लेकिन मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं सिर्फ साइंटिफिक जुबान का टीचर नहीं, मैं साइंस का टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहरहाल कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी साइंस भी पढ़ाऊँ। ठीक है जी, ज्यादातर क्या पढ़ानी है? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज सिखानी है। बहरहाल तो टर्मिनोलॉजी में क्या हुआ, कल एक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे ने बड़ी जबरदस्त गलती निकाली, मैंने उस वक्त पिक ही नहीं की उसकी गलती। ठीक है, और बाद में कहीं मेरे दिमाग में सोचता रहा, यार मैंने उसने क्या पूछा था तो मैंने क्या जवाब दिया था। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो शायद ये सोच रहा था कि न्यूक्लियर पुल का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो मुझे एहसास हो गया बाद में कि नहीं यार, ये न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं कर रहा, फोर्स है इलेक्ट्रिकल। तो टर्म को थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि जैसे ना तो आपको डाउट हो, ना एग्जामिनर को डाउट हो, ना मुझे डाउट हो। क्या टर्म डेवलप की हमने? या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि क्या है इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इफेक्ट? पुल होता है, पुल करना ही इफेक्ट है। तो पुल करना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब वो पुल करना ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? साइज। अब पुल करने से साइज कैसे छोटा होगा, उसकी भी एक अपनी फिजिक्स है कि वो फार्मूला मैंने कौन सा लगाया, सेंट्रीपिटल वाला। वो फार्मूला आप अगर कहीं पे मेंशन करना चाहते हैं तो कर लें, याद नहीं करना, ड्राइव भी नहीं करना, जस्ट वक्ती तौर पर वो क्या होता है, कुछ दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने फिजिक्स की बात लिखवा दी है, अदरवाइज यहाँ जरूरत नहीं थी। कोई और सवाल है जी आपके पास? एनीवन? सो मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए कि कब कब 1 नंबर का सवाल है, कब कब 2 नंबरों का सवाल है, कौन सी चीज लाजमी है लिखना। ये वाली फ्रेज में से कोई एक आधी फ्रेज लाजमी है लिखना। और दूसरी जो बात है कौन सी वाली, वैलेंस शेल के उड़ जाने वाली, वो बात तब होगी जब वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अगर कैल्शियम के केस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो 1 ही नंबर होगा ये वाला। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो 2 नंबर देंगे आप, एक ये वाली बात करके और एक वैलेंस शेल के उड़ने वाली बात कर। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कीजिए जी। एनीवन? आई थिंक दिखाओ जी आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है। तो पहली जो बात थी हमने कहा जी वो पॉइंट 1 का अल्टरनेट फ्रेज आ गया कि वो इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द साइज या विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द रेडियस वगैरह। फिर हमने अगली बात क्या कही, इफ अपॉन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द वैलेंस शेल इज लॉस्ट। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, समटाइम्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वैलेंस शेल and if it results in the loss of valence shell then there is an obvious decrease in the size या significant decrease in the size या जो भी आपने अंग्रेजी लिखनी थी लिख दी होगी। कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक कैटायनिक रेडियस के बारे में जितनी मैंने बात करनी है वो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। कोई और अगर सवाल है तो हाथ खड़ा करें। अगर मैं एनायनिक रेडियस तक जाऊं, मैं उसकी 2-3 बातें करके उसको भी वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। प्लीज बताइए एनायनिक रेडियस का क्या लिखेंगे जी? एनायनिक रेडियस का क्या लिखेंगे? इट इज द, देखो कॉपी वापस दे दो, वहां हमने पहला जुमला जो लिखा है उसी तरह से चलेंगे जी। इधर लिखा इट इज द रेडियस ऑफ द कैटायन, उधर लिखें इट इज द रेडियस ऑफ द एनाइन। इट इज द रेडियस ऑफ द एनाइन। ब्रैकेट में क्या लिखूं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज फॉर्म्ड by the what? By the gain of electron या electrons is the radius of the anion, मतलब negatively charged ion that is formed by the gain of electron या electrons। इससे कोई एक्स्ट्रा शेल आएगा? एक्स्ट्रा शेल आता है? नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किधर होते हैं? वो तो इन द वैलेंस शेल ही होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा the radius of the anion that is negatively charged ion that is formed by the gain of electrons in the valence shell। ये लिख दीजिए, in the valence shell, gain of electrons in the, electrons कहाँ ऐड होंगे? in the valence shell ऐड होंगे। और जब वो valence shell में ऐड होंगे तो अब होगा क्या? साइज क्या होगा? आई थिंक साइज बड़ा होगा, शेल तो ज्यादा हुआ नहीं। ये साइज क्यों बड़ा होगा देखते हैं जरा। यहां आ जाए जी, anionic radius is always greater than the, क्या लिखें जी? Anionic radius is always greater than its respective atomic radius, is always greater than its respective atomic radius। Anionic radius is always greater than its respective atomic radius। its respective atomic radius। respective atomic radius। जी तो भाई यहां तक किसी को मसला है? एनीवन? ओके। अब मुझे बात बताएं इसकी वजह क्या होगी। फुल स्टॉप लगा के लिखें एक्सप्लेन व्हाई। फुल स्टॉप लगा के लिखें एक्सप्लेन व्हाई। फुल स्टॉप लगाएं और लिखें एक्सप्लेन व्हाई। क्या जवाब दें? एक्स्ट्रा शेल तो आ नहीं रहा जी, बता तो डाइल्यूटेड पुल। चलें, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर इस वाले जुमले को उल्टा कर लें कि इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द
टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद कम हो गई है। अच्छा, मुझे तो इस पे नंबर ही नहीं मिलेगा, वो इसमें नंबर नहीं देगा। नंबर पता ना उसने किस बात पे देना है, उसने कहना है जब वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो उनके दरमियान में क्या पैदा हो गया है, हालांकि होने नहीं चाहिए थे। नो नो नो, उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब किसी शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन से क्या होगा, रिपल्शन से साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे रिपल्शन वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहरहाल अगर आप ये वाला पॉइंट भी लिखते हैं तो मुझे एतराज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो आपने कहा जी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है। अब आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन्स कम हो गए हैं, तो आप क्या कह दें, उसका इफेक्ट जो है ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। बट मुझे अभी भी लगता है कि इस पर शायद हमें मार्क नहीं देगा। मार्क वो तब देगा जब तक मैं इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की रिपल्शन का जिक्र नहीं करूंगा, कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को और इन जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए, अट्रैक्ट किए कि रिपेल किए, रिपेल कर रहे हैं ना। तो जब उनको रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फ्लोरीन के एटम का साइज बताऊं तो इट इज 0.072 नैनोमीटर, मतलब 72 पिकोमीटर, और फ्लोराइड का साइज बताऊं तो इट इज 136 पिकोमीटर। फ्लोरीन एटम का साइज क्या है, फ्लोरीन एटम का साइज है 72 पिकोमीटर और फ्लोराइड आयन का साइज क्या है 136। तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, हालांकि फ्लोरीन में भी 2,7 दो शेल्स, फ्लोराइड में भी 2,8 दो शेल्स तो दोनों में दो हैं, लेकिन एक के दो शेल्स का साइज छोटा है और एक के केस में दो शेल्स का साइज बड़ा है। इसका मसला, इसका इलाज क्या है, इसका मसला क्या है सर जी, वो क्या हो गया, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आया है, एक आया है कि जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं उसको पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, रिपेल किया है। लेकिन अब अच्छा एक बात है, वैसे अट्रैक्ट कौन कर रहा है उसको, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस। रिपेल कौन कर रहा है, जो पहले से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता यह है, इसलिए पता है पहला नंबर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस अभी भी उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ही कर रहा है, उसको पुल ही प्रोवाइड कर रहा है। हमें बड़ी तरीके से जुमला बनाना पड़ेगा वैसे, कि अगर आप ये लिखना भी चाहते हैं कि जो इफेक्ट है ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। उसका इफेक्ट तो खींचना है, खींच तो रहा है, वो तो अपने वालों को भी खींच रहा है, उसने तो बाहर वालों को भी पकड़ के खींच दिया, उसने तो किसको खींच लिया। तो मैं कैसे लिखूंगी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन कहता है इस बात को हम वैलिड नहीं मानते। हम इस बात की अंग्रेजी जो आप डिफाइन कर रहे हैं उसके मतलब कुछ और निकल रहा है, उसका मतलब ये निकल रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ ही नहीं सकता। हालांकि जितने जोर से नॉन मेटल्स के न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा होता है उतने जोर से कोई भी नहीं पकड़ता, इसीलिए नॉन मेटल्स का लूज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो वो कहता है जनाब अगर आपने ये लिख दिया कि इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है, तो इसकी फीलिंग क्या आती है, इसकी फीलिंग क्या आ रही है कि जैसे वो सिस्टम बड़ा लूज हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, उनको कोई भी नहीं पकड़ रहा। कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो तीसरे मोहल्ले से खींच कर लाया उसको, वो ठीक है किस चक्कर में खींच कर लाया है, उसके न्यूक्लियर चार्ज के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसने खींचा है ना। आप कहते हो जी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा ये जुमला। ठीक है, इस जुमले में एक बात तो ठीक है, कौन सी वाली बात, सर जो उधर लिखा है तो उधर उल्टा लिख दे। इतनी बातों में मानने को तैयार हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की वहां रेशो निकालें और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की यहाँ मतलब कैटायंस में रेशो निकालें और एनायंस में रेशो निकालें, उल्टा हिसाब है ना। ठीक है, तो वहां अगर आपने क्या है जी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है, कम ज्यादा हो गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है। लिखने को मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैंने पहले से आपको बता दिया है कि वो नंबर इस बात पर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इस फ्रेज के अंदर एक एम्बिग्विटी है। क्या एम्बिग्विटी है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब साहब, क्या हाल चाल है, ठीक है 5 मिनट दो ना, मैं वाइंड अप करके आता हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ।
जी ये तो बात का चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैं पूरा टॉपिक है समझाऊंगा, डोंट वरी इस टॉपिक में आऊंगा। अभी मैं सिर्फ क्या बताना चाहता हूं, जो भी बताना चाहता हूं सिर्फ उसको प्लीज अब्सॉर्ब कर लो किसी तरह। कि मैंने एक मिसाल क्या दी, हाँ मैंने मिसाल वो दे दी जो आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उतना ही सुनिए जितना मैं बोल रहा हूं अभी। कि नॉन मेटल्स में क्या होता है, जनरल वैलेंसी क्या है, इट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन। कैसे वो करता है गेन, किसी और से खींच कर करेगा ना, किसी और से छीन कर करेगा ना, ये कोई जोर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को एंटर करेगा, जोर जबरदस्ती तो किसी ने भी नहीं करनी। इसने किसी का इलेक्ट्रॉन छीनना है अपनी तरफ, ये कैसे छीनेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होगा। अब वो कैसे पावरफुल होगा, क्या होगा, अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अभी बहुत सारी केमिस्ट्री है, बहुत सारे ट्रेंड्स मैंने समझाने हैं, ठीक है। सिर्फ इतना जुमला सुन लीजिए कि हाँ सर नॉन मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कहां से करता है, अपने एटम से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस अपने एटम से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्यों, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां तक जाती है, वो एक्सटेंड करती है बहुत दूर तक। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ पहले शेल तक तो नहीं होती, सिर्फ दूसरे शेल तक तो नहीं होती, या जितने उसके अपने शेल होते हैं सिर्फ उधर तक तो नहीं होती। उसकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड एक